Honorable Dr. S.T. Vakar ma'am and all the dignitaries to please felicitate Honorable Dr. Kiran Bedi. A huge round of applause. Honorable Dr. Kiran Bedi will enlighten and ignite our minds. Please, ma'am. भगवान की बहुत कृपा है। आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। आपको शिक्षा मिल रही है, आपको एक शक्ति मिल रही है, इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। आपने अन्ना जी के साथ अपना साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना धन्यवाद करें क्योंकि आपने अपने देश की सेवा की है, क्योंकि अन्ना तो अपने देश के लिए समर्पित है, अपने देश की ईमानदारी के लिए समर्पित है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे अन्ना जी के साथ काम करने का मौका मिला। अन्ना जी वाकई एक नेक इंसान, ईमानदार, सादगी, तपस्वी हैं और इस जन्मभूमि के हैं, इस जन्मभूमि के। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला इस देश को। इसलिए मैं ये कहूंगी, मुझे भी जो आज पोते साहब ने और आपके कॉलेज ने मुझे मौका दिया आपके बीच में आने का, मैं भी ये कहूंगी ये मेरा सौभाग्य है। बच्चों, मुझे बहुत कुछ बताना है आपको। आप परिवर्तनीय हैं, आपको रेवोल्यूशनरी बनना है। आपको हर एक को अन्ना हजारे बनना है, हर एक को। आप आज मेरे साथ सौगंध खाएंगे कि आपको हर एक को अन्ना हजारे बनना है, छोटा हो या बड़ा। अन्ना हजारे क्या है? एक ईमानदारी की मूर्ति है, मेहनत की मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति है, दूसरों के लिए तो संवेदनशील है, सेवा की मूर्ति है। ये गुण है। जिसमें ये गुण आएंगे वो अन्ना हजारे बनेगा, वो विवेकानंद बनेगा, वो गांधी जी बनेगा, वो सरदार पटेल बनेगा, वो सुभाष चंद्र बोस बनेगा, वो देश प्रेमी बनेगा। मैं आज ऐसे ही नहीं आई आपको देख के, आपको देखने के लिए एक रूटीन लेक्चर नहीं दे सकती। वो मेरी जिम्मेवारी से कम होगा जब तक मैं आपको आज ये प्रेरित नहीं करके जाऊं कि जब आपको ये सौभाग्य मिला है, भगवान से तंदुरुस्ती मिली, कॉलेज मिला, नेतृत्व मिला, एक भविष्य मिला, एक विजन मिली, एक सपना मिला, तो फिर आप साधारण व्यक्ति, साधारण भारतीय नहीं बन सकते। आपको असाधारण बनना। असाधारण का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाए, नहीं। असाधारण का मतलब परिवर्तनीय। आपको रेवोल्यूशनरी बनना। आपको अपनी शिक्षा ऐसे ग्रहण करनी है जो आप अपने क्षेत्र का बदलाव करें, अपने देश का बदलाव करें और देश की बागडोर अपने हाथ में पकड़े और उसकी जिम्मेवारी लें।
कोई छोटा बच्चा है या लड़की है लड़का, कोई फर्क नहीं है, दोनों में इक्वल ताकत है। दोनों ने, भगवान ने दोनों में अपने तरीके के गुण डाले हैं। इसीलिए भगवान ने पुरुष और महिला बनाए हैं, क्योंकि उसको अनोखे गुण चाहिए। पुरुष के अपने गुण है, लड़की के स्त्री के अपने गुण, और जो दोनों शिक्षित हो जाते हैं तो दोनों के गुण समान हो जाते हैं, एक जैसे। जैसे मैं जब पुलिस में गई, तो जब मैंने पुलिस की ट्रेनिंग अपने साथ सब लड़कों के साथ की, तो हम दोनों में एक ही गुण हो गए। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं 3H एजुकेशन, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। There is a 3H. All no education is complete without the 3H. Head, heart और hands. इसमें पुरुष हो या महिला को फर्क नहीं पड़ता। हेड एक जैसा, हार्ट एक जैसा, हैंड्स एक जैसे, कोई फर्क है दोनों में? पुरुष के दिमाग में दोनों का दिमाग अलग बना है, एक जैसा है। उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बायोलॉजी एक जैसी। हाथ की कोई अलग है, लड़की का हाथ या लड़के का हाथ एक जैसा है। हाथों में कोई फर्क है कि उसकी 6 उंगलियां, मेरी 4 उंगलियां। वो लड़का है, उसकी 6 उंगलियां, भगवान ने मुझे 4 उंगलियां दिया। अंदर कोई अंतर नहीं। दिमाग एक जैसा, दिल एक जैसा, हाथ एक जैसे। यह है शिक्षा। जिसकी शिक्षा तीनों चीजों से होती है, दिमाग से, हृदय से और हाथों से, उसकी शिक्षा पूरा हो जाती है। उसकी शिक्षा पूरी 3H एजुकेशन। और दिमागी शिक्षा, दिली शिक्षा, हाथी शिक्षा, हाथ की शिक्षा। हमने ये इसको परिवर्तनीय बनाना है। अभी तक हमारी शिक्षा क्या रही? दिमाग की शिक्षा। रट्टा लगाओ, इम्तिहान पास करो, किताब का करो, इम्तिहान में नंबर ज्यादा लो, पास। दिल की शिक्षा नहीं हो रही। जब आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ, अन्ना जी के साथ हाथ बताया, आपने दिल की शिक्षा बनाई, आपने दिल की शिक्षा लगाई। दिल का मतलब इमोशन, दिल का मतलब त्याग, दिल का मतलब दर्द, दिल का मतलब सारे वो वैल्यू सिस्टम्स। हमने उसको दिल लगाया, मन लगाया, जिसको कहते हैं मन तन, तन और मन आपने लगाया, जिससे आपको एक नए गुण मिले। तो आपको रेवोल्यूशनरी बनना है तीनों चीजों की। आज की शिक्षा अगर सिर्फ इम्तिहान की शिक्षा है, इसीलिए आज देश बेईमान हो गया, क्योंकि वो सिर्फ दिमागी शिक्षा बन गया, और वो भी इम्तिहान की शिक्षा। और इम्तिहान की शिक्षा जब होती है, दिल और हाथ नहीं उसमें होते, तो क्या होता है? बेईमानी देती है, वो बेईमानी पैदा करती है। जब मैं अभी आपके लिए नागपुर से अमरावती तक रोड पे आ रही थी, तो मैंने एक चीज की जबरदस्त कमी देखी, जो मैंने अपनी साथियों को बताया, जो मुझे लेने आए थे नागपुर से, बच्चियां मुझे जो लेने आई, मैंने उनको बोला, और वो लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है नागपुर में। तो मैंने कहा तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तुम देखो इतनी किलोमीटर हम लोग 150 किलोमीटर चल के आए, तो मुझे बताओ, और कई जगह सड़कें बन रही है और कई जगह नहीं बनी, तो आप मुझे बताओ, जहां सड़क बन रही है वो कोई तो इंजीनियर बना रहे हैं, वो इंजीनियर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं? बोले हाँ। मैंने ये बताओ, ये जिसने भी एक भी सड़क पे कहीं बोर्ड लिखा मिला कि ये कौन बना रहा है, कितनी कीमत में बन रहा है, कौन इसका इंचार्ज है, कब तक खत्म होगा ये काम? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस पर लिखा है कि ये सड़क इतने साल अगर टूटेगी उससे पहले तो उसको दोबारा मैं निर्माण करूंगा? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? मैंने कहा नैतिकता कहीं दिखती है? एक में मुझे बोर्ड दिखा दो, आज एक भी बोर्ड मुझे दिखा दो जिस पे लिखा हुआ हो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सो एंड सो, इंचार्ज सो एंड सो, टू बी कंप्लीटेड बाय डेट सच एंड सच। अब इतनी तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, और अगर और ये कम से कम 5 साल नहीं टूटेगा, और अगर 5 साल से पहले टूटेगा तो उसकी जिम्मेवारी होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस की, वो ही करेगा, सरकार का पैसा नहीं खर्चा जाएगा। मैंने कहा कहीं है ये, तो ये एजुकेशन हेड एंड हार्ट की। मैंने कहा अगर लिखा हुआ हो
तो पता हो किसने बनाया, कितने पर बनाया, कितनी देर चलेगा और कब तक खत्म होगा। ये तो नहीं सालों साल सड़क चलती रही, चलती गई, चलने से पहले टूट रही। अगर ईमानदारी इस देश में हो तो ऐसा हो। अगर ईमानदारी हो तो देश हर जगह लिखा हुआ हो, आर्किटेक्चर के लिए लिखा हो कि ये इमारत इतनी तरीके से बनेगी, ये पुल इतनी तरीके से बनेगा, ये सड़क इतनी तरीके से बनेगी, इतनी देर चलेगी, इसका बजट ये है। अगर हम बजट पे चलते, जिसको कहते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 50,000 करोड़ से 1,000 करोड़ से 50,000 और लाखों करोड़ बढ़ जाता? क्या होता है? ऐसा धोखा होता और वो सारा पैसा खा गए, क्योंकि जितना डिले करते गए उतना पैसा बढ़ता गया। क्योंकि जब आप डिले करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, उसकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे आपने काम कराना है तो डबल पे, जैसे तत्काल में आप पैसा ज्यादा खर्चेंगे, लास्ट मिनट जब ट्रैवल टिकट लेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि आपको तत्काल में चाहिए। तो हर काम अगर आप तत्काल में कराएंगे 3 टाइम्स उसकी कॉस्ट देंगे। अपनी जेब से दे रहे हो क्या? वो तो हमारी जेब से, सारी हम सबकी जेब से, क्योंकि हम सब कमाते हैं, देश में अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं और वो पूंजी किसी और जेब पे चली जाए। इसको शिक्षक कहते हैं, इसको इंजीनियर कहते हैं, इसको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसको शिक्षक कहते हैं। नहीं, ये धोखा है। हमें शिक्षा से धोखा नहीं करना। 60 साल हो गए इस देश को धोखा करते हम शिक्षा से। जितना शिक्षित हुआ उतना करोड़पति बन गया धोखे से। ईमानदार चिपता गया, बेईमान बढ़ता गया। किसका कसूर? कोई बेईमान पैदा तो होता नहीं, तो उसको बेईमानी कौन करता? कौन इस देश को बेईमान कर दिया? शिक्षित ने बेईमान किया। अशिक्षित तो पैसा, उसका पैसा तो खोजते हैं लोग, उसकी तो जेब काटते। गरीब की तो जेब कटती है, गरीब की जेब कटती है, और अमीर जो बेईमान है वो और अमीर होते जाता है गरीब के खर्चे पर। ये सही है नहीं? अब वो शिक्षित था, तो मैं शिक्षा का मैना समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको। मैं यहाँ बेईमानों के खिलाफ बात नहीं करने आई, मैं करने आई हूं आपको बात से बताने कि शिक्षा का असली मैना क्या है। असली शिक्षा का मैना है दिमाग से काम करो, दिल से काम करो और हाथों से काम करो और ईमानदारी से। उसका 3H, चौथा H है ऑनेस्टी। 3H प्लस H, 3H प्लस ऑनेस्टी। जो लास्ट अगर 4H, चौथा H ऑनेस्टी नहीं है, तीनों H खराब, तीनों H बेईमानी की तरह, डिसऑनेस्टी की तरह। हमारा अब तक शिक्षित हो जा रहा हमारा जवान, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने स्कूल खुल रहे हैं, इतनी फैकल्टी बन रही है, इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन उसमें चौथा H नहीं है, बल्कि 3 H नहीं, ना दिल, ना हाथ, ना ईमानदारी। तो मुझे आपको ये कहना है कि अगर इतनी शिक्षा के बाद भी हमारा दहेज का कॉस्ट 3 गुना बढ़ गया। लड़की की शादी में जब तक लड़का कहता है अरे मेरा लड़का तो इंजीनियर है, मैंने उसके ऊपर इतने लाखों रुपए खर्चे हैं, तो अगर मैंने अब दहेज में ना दिए तो मैं कीमत कैसे निकालूंगा? इसलिए मुझे दहेज चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए, लेकिन दहेज भी चाहिए। कैसा कैसा पढ़ाया आपने अपने लड़के को? और क्या लड़के ने अपने माँ बाप के पास कहने की ताकत समझी कि पिताजी आपने मुझे शिक्षित किया है, मेरी शिक्षा ये नहीं कहती कि मैं दहेज मांगू, मेरी शिक्षा नहीं कहती। कई बार मैंने देखा लड़के कहते मैं क्या करूं, मेरे पिताजी कहते हैं, या मेरी माता जी कहती है, मेरी दादी कहती, या मेरी नानी कहती, या मेरी चाची कहती, या मेरी ताई कहती। क्यों? वो कहते हैं तो कहने दो। तुम शिक्षित हो, तुम इंजीनियर हो, तुमने मैनेजमेंट कोर्स किया है, उन्होंने नई कॉलेजेस में गए हैं, अगर वो आज मांग रहे हैं तो आप कहें माँ पिताजी आपने मुझे शिक्षित किया है, मेरी शिक्षा ने मुझे सिखाया है कि लड़की और लड़के बराबर है, ये दो व्यक्तियों का मेल है, ये टेलीविजन और फ्रिज और गाड़ी का मेल नहीं है माँ। हम गाड़ी, फ्रिज, टेलीविजन खुद लेंगे, घर खुद बनाएंगे अपनी मेहनत, अपने हाथों से। अगर आज मुझे बता दो करोड़ों की शिक्षा जो देश में हो चुकी, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, क्या दहेज की प्रॉब्लम गिरनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी? तो हुआ क्या? क्यों बढ़ गई? क्योंकि शिक्षा का असली रहना बच्चों ने नहीं सीखा। क्यों बढ़ गई? इसीलिए क्योंकि हमको किसी ने ये नहीं सिखाया कि शिक्षा का असली रहना ईमानदारी से जीना है।
त्याग से जीना है, सच्चाई से जीना है, सेवा से जीना है, ना कि भूख से जीना है, धोखे से जीना है, झूठ से जीना है, दूसरे को छल कपट करके जीना है। ये तो शिक्षा में किसी किताब में भी नहीं लिखा ये जीने की कला है। तो फिर हमने ये कहां से सीखा? एक दूसरे को देख के सीखा, एक दूसरे की नकल लगा के सीखा। असली शिक्षा वो होती है जो दिल से और दिमाग का सही इस्तेमाल करे, मेहनत करनी सीखे। अब मैं तीसरी चीज पे आती हूं, हाथों की शिक्षा। हाथों की शिक्षा हाथ गंदे करने के लिए, हाथ मिट्टी में डालने के लिए, हाथ तपस्या मेहनत करने के लिए होता है, मजदूरी करने के लिए होता है। हम में से कोई मजदूरी करना नहीं सीखा, हम लोग अपने गांव को भूल चुके। माँ बाप के साथ मेहनत नहीं करते, माँ बाप के साथ हल नहीं चलाते, माँ बाप के साथ गाय नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि हम कॉलेज जा रहे हैं। क्यों कॉलेज जा रहे हैं? छुट्टियों है तो माँ बाप के साथ मिलकर हाथ बटाएं, हाथों का इस्तेमाल करें, मेहनत करें। इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और अगर मुझे कमाना है अपने कॉलेज के लिए, कुछ भी कमाऊं, अखबार बेचूं, मैगजीन बेचूं, कुछ मेहनत करूं, कमाऊं और जाऊं, और मैं गर्व करूं मैं कमा के अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। क्यों नहीं? हमारे ही माँ बाप, इस देश के माँ बाप ही सब कुछ देते हैं। ये देश, भारतीय देश अजीब देश है जहां माँ बाप अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये अनोखा देश, ये हमारी संस्कृति है। विदेश में अपनी संस्कृति है। बच्चा 14, 15, 16 साल का होता है तो माँ बाप कहते हैं अपना कमा और अपने कॉलेज में जा। तो क्या करता है कॉलेज में? बच्चा, हर व्यक्ति, लड़का तकरीबन बैंक से लोन लेता है। बैंक से लोन लेके कॉलेज की पढ़ाई करता है और ऋण कब उतारता है? जब उसका काम लग जाता है। तो कई साल तो वो पहले अपना बैंक का लोन उतारता है। पीछे से आवाज, आप में से कोई भी बैंक लोन से पढ़ रहे? मैंने आगे पीछे हो जाऊंगा। सिर्फ इतने थोड़े हाथ, ये 10%, 1% भी नहीं। अमेरिका होता तो 95% हाथ खड़ा होता, आपका 1% हाथ खड़ा, सिर्फ 1% हाथ। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई और साधन जुटाया गया है, चाहे वो माँ बाप से, चाहे कॉलेज के देने वालों से, जिन्होंने कॉलेज खोला है, उन्होंने स्कॉलरशिप दी एक डिजर्विंग चाइल्ड को, या माँ बाप ने कहीं ना कहीं से किया। लेकिन बच्चे के लिए ऋण का 1%, यही 1% ऑलमोस्ट विल बी 99% इन अमेरिका। आप जानते हो कि नहीं जानते थे? पहली बार ही जाने? बहुत अच्छी बात है आपको जानना। बहुत आपके माँ बाप कुर्बानी करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, समाज भी कुर्बानी करता है आपको। जब ये कॉलेज खुलते हैं तो किसी ने तो कमाया, जिसने ये बनाया उसकी तपस्या का फल है ये। ऊपर से नहीं टपकी चीज, ऊपर से तो सिर्फ आसमान है हमारे पास। ये सब किसी ने बनाया, किसी की मेहनत का नतीजा है। कुछ भी चीज मुफ्त नहीं होती है, हर चीज की कीमत होती है, समय की और धन की और मेहनत की। तीन चीजों से चीज नहीं बनती है, समय, मेहनत और उसमें पैसा। समय, मेहनत से पैसा बनता है, पैसा पेड़ों पर तो नहीं लगा। सो बच्चों, आज आपको तपस्या तो करी आपने ईमानदारी की, लेकिन होगी कैसे? कसम खा ली, लेकिन कसम पूरी कैसे होगी? क्या कसम खाने से ही आप कसम उतर जाओगे? ये समझो कि मुझे कसम अपनी पूर्ण कैसे करनी, और क्या सिर्फ अपने लिए जीना है कि अपने देश के लिए? अपने देश के लिए जीना है। आज हमारा युवा, जिस दिन इस देश का युवा देश के लिए जीने लग जाएगा, ये देश अमेरिका से अमीर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी करती हूं, जिस दिन मेरा ये देश का हर युवा दूसरे के लिए जीने लग जाएगा, ये देश 4-5 साल में नंबर 1 कंट्री बन सकता है। नंबर 1। हमको सिर्फ जरूरत है रेड फोर्ट से, हर 15 अगस्त से रेड फोर्ट से ऐसे व्यक्ति का आवाहन आए जिस पर आप विश्वास कर सके, और उसका आवाहन करें सर अंकों पर, और वो आवाहन दे कि इसके बाद बेईमानी यही चलेगी देश में।
और इसके बाद ये युवा देश का सोएगा नहीं, 24 घंटे मेहनत करेगा, मेहनत कर करके नौकरियां बनाएगा, मेहनत हल चलाएगा, पढ़ाई में फर्स्ट आएगा, नौकरियों में बिजनेस खोलेगा, 5 साल में देश का परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है सब साथियों, लेकिन हमारे पास 15 अगस्त दूर है। हमारे अपना रेड फोर्ट अमरावती में बनाना है। रेड फोर्ट क्या बनाना है? हमने यहां घोषणा करी। तो ये 26 जनवरी 2 दिन हुए गए, हमने यहां की 26 जनवरी आज मनाना, और वो 26 जनवरी क्या है? हमने प्रण करना है कि यहां का कोई भी युवा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, शिक्षा का ऐसे ग्रहण करेगा जो एक आंदोलन होगा इस देश का, चाहे वो अमरावती में रहे, विदर्भा में रहे, या सारे खुले महाराष्ट्र में जाए या महाराष्ट्र के बाहर, वह कभी भी निर्दय नहीं होगा, कभी बेईमान नहीं होगा, कभी आलसी नहीं होगा। यह प्रण करना, वो कैसे होगा? जो वो अपनी शिक्षा के तीनों हित समझेगा, दिमाग से भी काम करेगा, दिल से भी काम करेगा और हाथों से भी काम करेगा, तपस्वी बनेगा, तब आपका शिक्षा पूर्ण होगी। हमको बहुत दूर जाना है इस देश को, और कुछ सालों में आपको मालूम है आपकी हर विदेश के देश में आपकी जरूरत होगी, युवाओं की जरूरत होगी। दूसरे देश बूढ़े हो रहे, यूरोप बूढ़ा हो रहा है और हम जवान हो रहे हैं देश में, क्योंकि हमारी औरतें यहां बच्चे बड़े पैदा करती है। हम पैदा करते गए, वहां की औरत काम करने चलेगी, कहती मैं नहीं बच्चे पैदा करती, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहां औरतों के पास टाइम ही टाइम है बच्चे पैदा करने, और पुरुषों के पास एक ही काम है, औरतों से बच्चे पैदा करवा। उनके लिए बच्चा पैदा करना एंटरटेनमेंट है। ये क्यों है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। और वही आज हमारी, उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उतनी संख्या बढ़ती जा रही, और उतनी संख्या, जैसे पोटे साहब जैसे कहां होंगे लोग, कॉलेज और खोलने वाले कितने मिलेंगे आपको? तो वो बच्चे कहां पढ़ेंगे? तो जनसंख्या बढ़ती गई क्योंकि पैदा हो जा रहे, वो रुक ही नहीं रहे, और पैदा हो जा रहे। स्कूल और कॉलेज और चाहिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और चाहिए, इंजीनियरिंग और चाहिए, काम और चाहिए, खेती और चाहिए, अनाज और चाहिए, पानी और चाहिए, साफ हवा और चाहिए, गाड़ी और चाहिए, बस और चाहिए। कहां से आएगी? कहां से आएगी? और दूसरे देशों ने, औरत ने कह दिया मैं नहीं पैदा करती, या करती हूं तो मुझे जब तक मैं काम पे हूं मुझे पूरी तनख्वाह चाहिए। मैं पढ़ लिख के सिर्फ घर क्यों बैठूं? मैं पढ़ लिख के बाहर भी निकलूंगी, कमाऊंगी भी, या मैं घर बैठती हूं तो मेरी मर्जी, मुझे अलाउंस दोगे तो मैं बच्चा पैदा करूंगी। जर्मनी में और कई कंट्रीज में उसको पूरी कमाई घर बैठे देते ताकि तू मां बन जा। इस देश को बच्चा चाहिए। दूसरे देश बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास वो बच्चे नहीं है, वो नौजवान नहीं है जितने इस देश को जरूरत से ज्यादा है। लेकिन जरूरत के ज्यादा एक ताकत भी बन सकते हैं। वो गरीबी का कारण, बेरोजगारी का कारण, अनरेस्ट का कारण, बेईमानी का कारण, जात पात का कारण भी बन सकते हैं। दूसरे से दुरुपयोग भी हो सकते हैं, और एक रिसोर्स भी बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, एक रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी बन सकते हैं, मानवता की ताकत भी बन सकते हैं। वो ताकत तब बनेंगे जब वो शिक्षित होंगे, और हर देश मांगेगा लड़कियां और लड़के हिंदुस्तानी पढ़े लिखे स्किल्ड, आपके लिए जॉब्स बन जाएंगे, और कुछ सालों में खूब जॉब्स मिलेंगे आपको। यूरोप खोलेगा आपके लिए वीजा, क्योंकि उनके पास नौजवान लीडरशिप नहीं होगी। हमारे भारतीय लड़कियों और लड़कों को ढूंढेंगे कि कोई नौजवान इंजीनियर मिले, मैनेजमेंट का मिले, स्किल्ड आर्किटेक्ट मिले, सोशल साइंटिस्ट मिले, सोशल वर्कर मिले, एग्रीकल्चर मिले, कोई भी सब्जेक्ट में आपको देश ढूंढेंगे। तब अगर आप इस वक्त सही मैंने से लिखेंगे और पढ़ेंगे और ईमानदारी में चरित्र में ईमानदारी लाएंगे। अगर आपकी शिक्षा में चरित्र निर्माण नहीं है तो चोरी आपकी विदेश में तो झट से पकड़ी जाएगी, और उधर की जेल तो सारी उम्र की जेल होती है। वहां तो झूठ बोलने वाले को भी काट में निकाल देते बाहर, वहां झूठ बोलना भी पाप है।
काम में, ड्यूटी पे। तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगी, ये आपका देश, ये आपका भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। मेरी बात को सीरियसली लेना और समझना। मुझे मालूम नहीं मैं कब आपको आगे मिलूंगी, लेकिन मैं जो आपको कह रही हूं भविष्यवाणी करके जा रही हूं। और भविष्यवाणी ये है कि जो आप में से बच्चा आज मेहनत से तपस्या करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा, लेकिन तीनों हिस्सों में, दिमागी भी, दिल की भी, चरित्र निर्माण, दिल चरित्र निर्माण होता है, और हाथों से मेहनत करनी सीखते हैं। आप तपस्या, पसीना, मिट्टी घटे में मेहनत करनी सीखते हैं, मजदूरी की इज्जत करते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल है। लेकिन जो बच्चा यहाँ रह जाएगा, लड़का हो या लड़की, अब बराबरी का समय आ गया है, वो पिछड़ जाएगा। और वो क्या करेगा? देश का बैंक अकाउंट खाएगा, वो देश के बैंक अकाउंट की चोरी करेगा। तो उसको खाना है, वो चोरी करेगा, वो गंदगी फैलाएगा, वो उसको कहते हैं वो उधार चढ़ेगा देश पर। या तो आप देश का पॉजिटिव बैंक अकाउंट है या उसका उधार है, दोनों में से एक फैसला कर लो। क्या बनना है? फिक्स एसेट बनना है कि आपको उधार बनना है? क्या बनना है? सेविंग्स अकाउंट बनना है कि करंट अकाउंट बनना है? हाँ, वो तभी बनोगे आप जब आप एक पूंजी, अपनी एजुकेशन, उसको आधार बनाओगे। इसलिए मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जैसे मुझे समय मिलता है, मौका मिलता है, मैं एक सेवा भाव से आती हूँ। मुझे सेवा का ये मौका मिलता है आपको जगाने, बताने कि भविष्यवाणी है ये। अब मैं आना चाहती हूँ हाथों पर। हाथों पर मैं ये कहूंगी कि मैं पौधे साहब से पूछ रही थी कितने गांव है यहाँ, और वो कह रहे थे मुझे कि यहाँ मैं आपको ये कहूंगी, गर्मियों की छुट्टियां हो, आपने गर्मियों की छुट्टी एक दिन भी दिन जाया नहीं करनी। आपने अपने गांव में सेवा करनी, आपने अपने गांव को साक्षर बनाना है, आपने अपने गांव की खेती में हिस्सा बटाना है, आपने वहां मजदूरी करनी है, वॉलंटियरिज्म करना है, आपका जो मन करता है उस फैक्ट्री में जाके काम करना है, फ्री, उसको कहते हैं वॉलंटियरिज्म। अगर हमने इस देश में, इस जगह, इस प्रांत में आंदोलन लाना है, तो आपको अपना वॉलंटियरिज्म लाना होगा, जिसको कहते हैं समाज सेवा में वॉलंटियरिज्म। तभी आप अन्ना हजारे बनेंगे, नहीं तो नहीं। आप ग्राम सभा में बैठेंगे, पंचायत को देखेंगे, ईमानदारी का झंडा उठाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से राइट टू इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन करेंगे। आप अपनी गर्मियों की छुट्टी का एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। ऐसा मेरे साथ होता था। मैं आज से नहीं, जब से स्कूल से मुझे समझ आई, मैंने अपनी गर्मी की छुट्टी का एक भी दिन जाया नहीं होने दिया। और मैंने ये नहीं देखा इतवार है ये शनिवार, इसीलिए आज इतवार वाले दिन आपके पास है, क्योंकि मैंने इतवार और शनिवार नहीं देखा। जब सेवा है तो सेवा। छोटे होते मैं गांव की तो नहीं थी, मैं तो अमृतसर शहर की थी, लेकिन शहर में कोई भी काम का आह्वान रखता था तो मैं उसमें एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर थी। मैं वॉलंटियरिंग करती थी, चाहे अस्पताल में, चाहे रेड क्रॉस में, चाहे वॉर में, क्योंकि 1965 की जो पाकिस्तान की वॉर हुई थी, हम लोग बॉर्डर पे रहते थे, हमने वॉर में बहुत सेवा की। वो भावना कभी नहीं छुपती। आप पढ़ लो, लेक्चर पढ़ लो, दूसरों की सेवा करना, लेक्चर पढ़ लो, वो लेक्चर आपके मन में नहीं बैठेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, जब तक वो धूप नहीं खाएंगे, तब तक पसीना नहीं खाएंगे, आपको नहीं मिलेगी वो, जब तक दर्द नहीं जाएंगे। इंजेक्शन के बारे, दूसरों को इंजेक्शन लेते जब लगता है बड़ी दर्द हो रही होगी, असली दर्द तो जब पता चली ना, जब तुमको सुई लगती, तब आपको पता चलता है सुई की कितनी चुभन है। दूर से सुई बड़ी मुश्किल लगती, लेकिन दर्द नहीं होती। दर्द होती तब जब तो सुई तुमको लगे। आपको खुद अपने आप को कम्युनिटी सर्विस का, वॉलंटियरिज्म का इंजेक्शन लगाना है, लगाकर काम करना है, उसका पीड़ा समझना है, उसको और देखना है कि मेरे गांव में मेरी क्या जरूरत है। और अकेले नहीं करना है, सखियों और दोस्त मिलके, स्टूडेंट्स मिलके काम करना है। जिस गांव के जो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के, वो मिल जाए,
और अगर साक्षरता की प्रॉब्लम तो साक्षरता, नहीं तो सेवा, नहीं तो सैनिटेशन, गांव की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट करो। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत आसान है, सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसकी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खाद बनानी सीख लो। जब कमर्स एक चमत्कार है, चमत्कार है। आप कहेंगे अरे अब हम कूड़ा लगाएंगे, हाँ तो लगाएंगे। आप सैनिटेशन की मूवमेंट में जाएंगे तो ही आप सीख लेंगे कि जब आदमी कोई सफाई करता है तो उसको आप कहेंगे ये सैनिटेशन इंजीनियर है, ये सैनिटेशन इंजीनियर है। उसको सफाई कर्मचारी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सैनिटेशन का इंजीनियर है, ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर है, ये इमारत का इंजीनियर है, ये पंप बनाने का इंजीनियर, वो इंजीनियर है, वो कर्मचारी नहीं है छोटा मोटा। आप उस काम की कदर सीख लेंगे। सही बात है ना? करने से होगा, बिना नहीं, बिना नहीं। हिसाब लगा लो, हमारे पास इस वक्त युवा शक्ति 400 मिलियन के देश में, 300-400 मिलियन, और हमारी अभी भी महिलाएं तकरीबन 2 में से 1 अनपढ़ है। हमारा अगर 3 बच्चे हैं तो 1 बच्चा भूखा है, मेल नरिश्ड है, और हमारा 90% बच्चा ड्रॉप आउट है स्कूल में से। वो उसके 10वीं के बाद स्कूल नहीं पढ़ता है, ड्रॉप आउट भी है, भूखा भी है, और औरत अनपढ़ भी है। इसीलिए तो बच्चे बड़े जम रही, क्योंकि फंसी हुई है वहां। आप ये साक्षरता 300 मिलियन यूथ अगर इस मूवमेंट में जुड़ जाए, इस देश में 3 साल के बाद कोई औरत अनपढ़ नहीं रहेगी। अगर गर्मियों की छुट्टियों में साक्षरता अभियान चले यूथ में, नहीं रह सकती। और जैसे जैसे औरत साक्षर होती जाती है, वो चाहती है मैं कुछ कमाऊं, तो उसमें फिर ट्रेड, वोकेशनल ट्रेड आने लगेगा, वो कुछ ना कुछ हाथ से कमाने लगेगी। वो फिर कहेगी मैं ऐसा बच्चा पैदा करूं जो कि मेरे जैसा कमजोर ना रह जाए, वो लायक बने। ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये मेरा तजुर्बा है। मेरी स्वयंसेवी संस्थाएं यही करती हैं। मेरी 2 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एक का नाम है नवज्योति, दूसरा नाम है इंडिया विजन फाउंडेशन। हम स्लम्स के झुग्गी झोंपड़ियों की महिलाओं के बच्चे, पुरुषों के बच्चे को पढ़ाते हैं। 12,000 लोग रोज बच्चे पढ़ते हैं वहां। 12,000 को ये संस्थाएं पढ़ाती है, लिखाती है, चिकित्सा देती है, ट्रेनिंग देती है, वोकेशनल स्कूल चलाती है, काउंसलिंग देती है, लीडरशिप ट्रेनिंग देती है। रोज 12,000 बेनिफिशियरी इन 2 संस्थाओं से हैं, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी के हैं, चाहे कैदियों के बच्चे हैं, चाहे गांव के बच्चे हैं, चाहे शहर के हैं। 12,000 को हम लोग साक्षर करते हैं, शिक्षित करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और वो गरीब है, लेकिन अभी वो एक बूंद है इस समुद्र की, बूंद। दुख ये बात है कि बूंद बूंद जुड़ नहीं रही है। वो अलग बात है एक का परिवार, और वो औरतें और बच्चे पैदा नहीं कर रही हो। जिनको हम लोग पढ़ाते जाते हैं वो कहती है अरे पढ़ाई बड़ी मुश्किल और कीमती चीज है, मैंने अब और बच्चे पैदा नहीं करने। वो उनके पास ताकत आ गई अपने पति को कहने के लिए कि जा मेरा ऑपरेशन करा दे, मैंने और बच्चे पैदा नहीं करने। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगी कि समय है आंदोलन का। समय सिर्फ स्वार्थ का नहीं रहा। स्वार्थी से जीवन, ये देश एक चुनौती बन जाएगा आपके लिए। अगर आप स्वार्थी जीवन बताओगे तो ये देश चुनौती बन जाएगा। आपको साफ हवा नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपको शहर में रहने की जगह नहीं मिलेगी, आपको काम ढूंढना पड़ेगा, करप्शन और वायलेंस बढ़ जाएगी, औरत की असुरक्षितता हो जाएगी, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, हवाई जहाज में भाड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यूथ की बढ़ती जाएगी। जैसे 1 मिलियन हम ऐड करते जाएंगे, थोड़े सालों में 1 मिलियन हर मंथ ऐड करेंगे एम्प्लॉयमेंट। 1 मिलियन कहां से निकलेंगे काम? आपको ऐसे काम करने हैं जब आप काम के लिए लोगों को एम्प्लॉय करें, नौकरियां ना ढूंढे बल्कि कोऑपरेटिव्स बनाएं, हाथ के काम से काम करें। हर व्यक्ति अगर युवा सोच ले कि मैंने ऐसा काम सोचना है जो मैं 10 आदमी को नौकरी दूंगा, मैं 10 को एम्प्लॉय करूंगा, ना कि मैं ढूंढूं, मैं 10 को ढूंढूंगा कि चल मेरे साथ काम कर। कोऑपरेटिव मूवमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इसको हम तो इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या आप गांव के हो, रूरल बैकग्राउंड के हो,
और पंच भी बन सकते हो, सरपंच भी बन सकते हो। आप भी अपने परिवर्तन ला सकते हो, अपने गांव में खुशहाली ला सकते हो। ये मत सोचो कि गांव में करके मैं गरीब रह जाऊंगा, नहीं, आप गांव में अमीर बन सकते हो। मैंने अन्ना का राले गांव का गांव देखा है, जाओ जाके देखो। राले गांव के लोग गांव नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि अमीर बन गए। वो सब्जी एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी दुनिया भर में उनका बिजनेस है। वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उन्होंने अपने गांव को अमीर बना दिया मेहनत से, पानी को साफ करा दिया मेहनत से, वाटरशेड मैनेजमेंट से। और उनके गांव के कई माँ बाप हैं, बच्चों की नौकरियां लगी, दूसरे सरकारी में चले गए, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ा। आपके फाउंडर साहब ने कहा कि आप विदेश गए थे, जरूर जाओ विदेश, लेकिन अपने देश को भी देखने निकलो। ट्रेन में बैठो, भारत दर्शन के लिए निकलो, भारत दर्शन के लिए निकलो। जाओ जाके देखो नॉर्थ ईस्ट क्या है मेघालय, क्या है आसाम। आओ निकलो, देखो अमृतसर देखो, जाओ जम्मू कश्मीर देखो, जाओ गोवा देखो, जाओ गुजरात देखो। इस जगह जब घूमोगे आप देखोगे कि आपका देश कितना बड़ा है और आपको देश की समस्याएं भी पता चलेगी। एक तरफ विदेश जाओ ताकि आपको प्रगति पता चले कि कितनी लोग तरक्की कर चुके हैं। मैं अभी 3 दिन हुई थाईलैंड से आई। उनका पब्लिक टॉयलेट को नहीं चलेगा, पब्लिक के टॉयलेट में कोई गंदा नहीं मिलता। उनकी सफाई का इतना जबरदस्त ध्यान रहता है कि पब्लिक टॉयलेट घर के टॉयलेट से भी ज्यादा साफ है। और इधर आप पब्लिक टॉयलेट में जा सकते हो, आप कहोगे खेत में चले जाऊं, उधर नहीं जाऊं। तो बच्चों, हमको बहुत कुछ करना है, अपने देश को भी देखना है, विदेश से हमने प्रेरणा लेनी है, अपने देश की समस्याओं को समझना है। एक ट्रेन में जाकर, और मैं कहूंगी कुछ भी मुफ्त नहीं होना चाहिए। सब आप कहते हो मैं मुफ्त करता हूं, मैं नहीं चाहूंगी मुफ्त करें। इनको बोलो पैसा बचाएं और आपके साथ जो अपना योगदान दे सके दे। बोलो अखबार बेच के लाओ, कुछ कमा के लाओ, तब ये इसकी कदर करेंगे। आप फ्री मत सब कुछ करो, पूरा फ्री करना बिल्कुल गलत है। कभी सब चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। 100% फ्री उसके हो जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सको। से पूछा तुमने क्या बेच के करा, क्या मेहनत की? वो जो आपने संस्कार डाले हैं वो इनके कभी खाली नहीं जाएंगे। किसी को कुछ, उनको जरूरत के अनुसार दो, बनिस्बत के आप 100% फ्री करो। मेहनत करनी जब तक नहीं सिखाओगे ये फिर फ्री मांगेंगे। आज क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल, फ्री फूड, आपको नरेगा फ्री काम, ना कि आपने मेहनत भी नहीं की, चलिए 150 ले जाओ। आपने खाना कमाया नहीं, चलिए 2 रुपए किलो राइस ले जाओ। ये तो क्या हो रहा है, ये तो गरीबी का प्रचार है। ये मेहनत बच्ची सिखाना नहीं है। ये टेम्पररी मेजर होना चाहिए ताकि भूखा ना हो, लेकिन ये नहीं तरीका। हमको हर चीज को फ्री 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 करते जाएंगे। हम अपने देश को वही बांट, इधर से आया इधर बांट गया, देश में फिर से गरीब। आप एक नई पीढ़ी बनेंगे। मैं आपको ये कहने आई हूं, एक नया रेवोल्यूशन बनेंगे, एक नई पीढ़ी बनेंगे, एक परिवर्तनीय बनेंगे, रेवोल्यूशनरी बनेंगे, अन्ना हजारे बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, अपने काम को समझेंगे और सेवा भाव डालेंगे, सेवा के लिए निकलेंगे। एक भी दिन जाहिर नहीं करेंगे अपनी जिंदगी का। मेहनत करनी सीखेंगे, मेहनत की कदर करनी सीखेंगे, माँ बाप की सेवा करनी सीखेंगे, अपने घर को चलाना सीखेंगे। कुछ भी फ्री नहीं मांगेंगे, बोलेंगे नहीं फ्री है, मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन पूर्ण नहीं, थोड़ा सा मैं भी करना चाहता हूं। मैंने देखा जब मैं जुबली चौंकड़ी के स्कूल में पढ़ाती हूँ, चाहे मैं 10 रुपए फीस रखूं, जिसकी मैं 10 रुपए फीस लेती हूँ वो उसकी अटेंडेंस 90% होती है। जिसको मैं फ्री कर देती हूँ उसकी अटेंडेंस 20% रह जाती है। को उसका कुछ नहीं लगता, उसके माँ बाप को भी कुछ नहीं चुपता है कि नहीं जाओ। 10 रुपए की वजह से भी दिल्ली के शहर में 10 रुपए भी मुझे लेने आसान नहीं है उन झुग्गियों झोंपड़ियों में। ले चाहे वो बाप जो है सिगरेट पी के रोज के 50 रुपए खर्च करता था, लेकिन 10 रुपए अपनी बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए उसके लिए बड़ा महंगा लगता है। तो बच्चों, मैं आपके पास आई हूं, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से प्रेम से, इज्जत से, मान से, लगन से आपने मेरी बात सुनी और सबके सब यहां हाजिर हो। आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो दिल है, आपके अंदर वो भावना है। ऐसे नहीं मैं आपको बोल रही, मैं आपको देख रही हूं तो ही बोल रही हूं। मैं देख के बोल रही हूं कि आपका दिल मेरी आवाज से जुड़ा हुआ है।
इसलिए तो मैं आपको सुना रही हूं, नहीं तो मैं 5-10 मिनट बोल के चुप हो जाती। जो मैंने देखा कि दिल इस वक्त तार जुड़ी हुई है, मेरी वाणी और आपका दिल और दिमाग इधर जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूं, समझा रही हूं एक मां के नाते कि ये समय आपका है और ये आपके थ्रू ही देश बचेगा। आप में से ही लीडरशिप आएगी, आप में से सरकारी अफसर आएंगे, आप में से ही आपके जैसे पोते जैसे लोग आएंगे, आपके जैसी लीडरशिप आएगी, आपके जैसी फैकल्टी आएगी, आपके जैसी सोशल लीडरशिप आएगी, आप में से बच्चे अन्ना हजारे बनेंगे कल के। लेकिन इतने सारे अगर बन जाए, अगर एक अन्ना हजारे की हड़ताल से सरकार हिल गई थी, अगर सारे बैठ जाओ तो अब मुझे एक बात ही सुननी है बड़े होके, जब बहुत सफल व्यक्ति हो, आंदोलन का हो और वो देश की भागदौड़ संभाले और सफल इंसान हो, तो कभी उसकी बायोडेटा पढ़ूं तो वो कहे मैं आज इसलिए हूं क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली थी अन्ना हजारे जी से। मुझे अन्ना ने सिखाया कि देश सेवा क्या होती है। मैं उस दिन इस इतवार को 29 जनवरी को मैं यहाँ थी, तब मैंने मन में प्रार्थना कर ली थी या था कि मैंने इस देश का आंदोलन, एक परिवर्तनीय इंसान बनना है। सिर्फ जीवन अपने लिए नहीं जीना है, अपने देश के लिए भी जीना है, अपने समाज के लिए भी जीना है, और देश से जीते हुए समाज के साथ जीते हुए अपने लिए तो जियोगे। अपना तो पहले आप भविष्य बना लेते हो जब आप देश और समाज के लिए करते हो, पहले तो अपना बना लेते हो। तो बच्चों, मेरी प्रार्थना भगवान से यही है, आप हर एक को भगवान कामयाब करे, इस देश को आपकी ताकत की कोई थोड़ ना हो, आप इस महाराष्ट्र को बदले इस देश में। और जब आप अफसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, सरकारी अफसर हो, पॉलिटिशियन हो, सरपंच हो, टीचर हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, आप अनोखे हो, आप हर चीज में अनोखे हो, आप मूल्यों से भरे हो। और वो कहें आप कौन से स्कूल पे पढ़े हो, कौन है आपका टीचर, किसने आपको प्रेरणा की, आपके उत्तर सामने नजर आए, तब मैं समझूंगी देश का भविष्य उज्जवल होगा। मैं आप एक सेवा भाव से आई हूँ आपको यही बात बांटने। मैं आशा करती हूँ कि शिक्षा की 4 हेड